Hello everyone, today I will discuss volumetric analysis. Volumetric analysis. As you are seeing here, there are two words. First is volumetric and second is analysis. Analysis means testing. किसी भी सैंपल को टेस्ट करना, चेक करना, दैट इज एनालिसिस. एंड वॉल्यूमेट्रिक मीन्स मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का मेजर करते हुए सैंपल को एनालाइज करना, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम मीन्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम को मेजर करना. मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वॉल्यूम. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन्स सब्सटेंस और सॉल्यूशन ऑफ नाउन कंसंट्रेशन. जिस सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन पता होती है वो सॉल्यूशन होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं जब हम इसकी रिएक्शन उस सैंपल के साथ करवाते हैं जिसको हमने एनालाइज करना है. कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का उस सैंपल को एनालाइज करने में, दैट इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. बिफोर गोइंग टू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वी मस्ट नो सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. टाइट्रेंट, titrand, titration, endpoint and indicator. These are some technical terms which are used in volumetric analysis. Titrant. Titrant is a solution which is filled in burette. टाइट्रेंट वो सॉल्यूशन होता है जो ब्यूरेट में फिल किया जाता है और इसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है. नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन. नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज नाउन एज टाइट्रेंट एंड दिस इज फिल्ड इन ब्यूरेट. टाइट्रेंट अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन. उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, जिसको हम चेक करना जा रहे हैं, दैट इज टाइट्रेंट. एंड टाइट्रेशन इज द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंड. रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंड. This is called titration. And end point, this is the point where reaction is complete. End point वो point है जहाँ पर हमारी reaction complete हो जाती है. मतलब अगर हम titration करना चाह रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक्चुअली टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है. अगर हम यहाँ टाइट्रेशन कर रहे हैं और हमारा एंड पॉइंट आ जाता है, इट मीन्स वहाँ कुछ ना कुछ कलर चेंज होगा और वही हमारा एंड पॉइंट होगा. इंडिकेटर मीन्स ए केमिकल सब्सटेंस which indicate the end point. Indicator, end point. बहुत सारे इंडिकेटर यूज किए जाते हैं लाइक इरियोक्रोम ब्लैक टी, फिनोफ्थलीन, मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल रेड. डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर हैं जो एंड पॉइंट के डिटेक्शन में यूज होते हैं. कुछ अदर टर्म्स भी हैं जो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, उनके बारे में हमें जान लेना चाहिए. लाइक नॉर्मलिटी. ये वो वर्ड्स हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होते हैं. हम कितने नॉर्मल का सॉल्यूशन बना रहे हैं, कितने नॉर्मल का बनाएंगे, कितने मोलर का सॉल्यूशन बनाएंगे, कितने परसेंट का सॉल्यूशन बनाएंगे, वो टेक्निकल टर्म्स हैं. ये नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ppm,
percent weight by weight, percent weight by volume. These are the some technical terms which are used in volumetric analysis. First I will discuss normality. Normality is gram equivalent weight of solute present in 1 liter of solution. Gram equivalent weight of solute present in 1 liter of solution. ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज नॉर्मलिटी. नॉर्मलिटी को हम कैपिटल लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी इज वेट ऑफ सब्सटेंस divided by equivalent weight into 1000 divided by required volume. This is the formula of normality. Suppose हम 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं. If we want to prepare 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, then यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 0.1. कितनी वॉल्यूम का बनाना चाहते हैं, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, that is required volume. And equivalent weight is molecular weight उस सब्सटेंस का जिसका हम सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय एसिसिटी और बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस. यह मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सक्सिनिक एसिड का. सक्सिनिक एसिड का फार्मूला होता है CH2COOH. CH2COOH. सक्सिनिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है, दैट इज 118 और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, दैट इज 59. एसिसिटी और बेसिसिटी, बेस की एसिसिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है. सक्सिनिक एसिड की बेसिसिटी जो है 2 है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं. इट कंटेन 2 हाइड्रोजन विच कैन डोनेट इजिली, जो आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं, और वी कैन से इट कैन रिलीज इजिली. अगर हम सॉल्यूशन बनाएं 0.1 नॉर्मल का सक्सिनिक एसिड का, तो अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला 0.1 वेट ऑफ सब्सटेंस हमें नहीं पता, हम इसको x मान लेंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन बनाना है. हमारा जो सक्सिनिक एसिड है वो पाउडर फॉर्म में है और हमें उसका सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें ये नहीं पता स्टार्टिंग में कि हमें कितने ग्राम सक्सिनिक एसिड चाहिए. सो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे x मान लेंगे उसे, वेट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू फार्मूला एज गिवन इन लास्ट स्लाइड. वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट सक्सिनिक एसिड का अभी मैंने आपको बताया 59 इनटू 1000 जैसा कि फॉर्मूले में था, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम. मैं अगर 1000 ml सक्सिनिक एसिड बनाना चाह रहा हूं 0.1 नॉर्मल का, तो मैं यहां पे जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम की वैल्यू है वो पुट करूंगा 1000 ml. कैलकुलेट करेंगे यहाँ x की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 से 1000 कट हो जाएगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई से x की वैल्यू हो जाएगी 5.9 ग्राम. So to prepare 0.1 normal succinic acid, 1000 ml, मैंने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया है 1000 ml, क्योंकि अभी हमने 1000 ml के लिए कैलकुलेशन कैलकुलेट की है. So to prepare 0.1 and succinic acid 1000 ml, 5.9 ग्राम ऑफ, सॉरी यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे
सक्सिनिक एसिड सॉल्यूशन, 5.9 ग्राम ऑफ सक्सिनिक एसिड इज रिक्वायर्ड। इसी तरह अगर हम 0.2 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहां वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला 0.2। आपको जितना भी बनाना है, अगर 500 ml बनाना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ सक्सिनिक एसिड 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, देन यू शुड पुट 500 वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। यहां पर आपका 500 ml आ जाएगा। एक मैं और एग्जांपल दूंगा आपको नॉर्मलिटी का ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 90, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 90 एंड इसके पास 2 हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट वेट फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। अब हम नॉर्मलिटी के फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। नॉर्मलिटी का फार्मूला मैं यहाँ एक बार फिर से मेंशन करूंगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट भी है। हमें पता है कि 0.1 नॉर्मल का हम बनाना चाह रहे हैं। वी वांट टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 1000 ml। वेट ऑफ सब्सटेंस हमें नहीं पता कि कितना यूज होगा, कितना कंज्यूम होगा, तो हम इसकी वैल्यू x मान लेंगे। इक्विवेलेंट वेट 45, अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ 1000 वैल्यू आएगी और रिक्वायर्ड वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि हम 1000 ml प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। आपकी चॉइस है, अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिकल नीड यू कैन प्रिपेयर 500 ml, 200 ml, 100 ml, 250 ml। ओके, तो मैंने यहाँ पर 1000 ml के लिए कैलकुलेशन की है। 1000 से 1000 कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.5 ग्राम। मीन्स टू प्रिपेयर 1000 ml 0.1 normal oxalic acid we require 4.5 ग्राम of oxalic acid। 1000 ml oxalic acid का solution 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड की हमें जरूरत पड़ेगी। दिस इज नॉर्मलिटी कैलकुलेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। देन सेकंड इज मोलरिटी। ये वो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज की जाती हैं। मोलरिटी, ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट, ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज मोलरिटी। मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर M से। जिस तरह नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट किया था हमने कैपिटल लेटर N से, यहाँ मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर M से। मोलरिटी का जो फार्मूला है M इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस यहां पर आएगा मोलिकुलर वेट। नॉर्मलिटी के केस में यहां पर इक्विवेलेंट वेट था, यहां आएगा मोलिकुलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम। बस नॉर्मलिटी और मोलरिटी में आपने यही ध्यान देना है। नॉर्मलिटी में यहां इक्विवेलेंट वेट था, मोलरिटी में मोलिकुलर वेट। एक एग्जांपल दूंगा अभी मैं आपको। ऑक्जेलिक एसिड का ये एग्जांपल दे देते हैं आपको। ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट 90, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया। तो मोलरिटी अगर मुझे 1000 ml चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का बनाना है और 0.1 मोलर का बनाना है, 0.1 मोलर का बनाना है, तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? मोलरिटी के फार्मूले के अकॉर्डिंग 0.1 वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, हमें नहीं मालूम कि हमें कितना ऑक्जेलिक एसिड चाहिए,
और वी नीड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ऑक्जेलिक एसिड का 90 है, यहाँ आएगा 90, 1000 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 1000। वन थाउजेंड से 1000 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हमारे सामने आएगी दैट इज 9 ग्राम। सो टू प्रिपेयर 1000 ml 0.1 molar solution of oxalic acid 9 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज रिक्वायर्ड। ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन 1000 ml बनाने के लिए 0.1 मोलर के लिए 9 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड की हमें ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज ppm। ppm रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स पर मिलियन को, पार्ट्स पर मिलियन। वैसे तो ये ट्रेस एनालिसिस में आता है जब सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट present in 1 million of solution that is ppm। इसको माइक्रो एनालिसिस में भी इंक्लूड किया गया है। ये जो ppm है हैवी मेटल्स हो गए लाइक लेड, आर्सेनिक, उनके डिटर्मिनेशन में काम में आता है। ग्लासवेयर्स यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आर, कौन कौन से ग्लासवेयर्स हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज किए जाते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, वो एक टाइट्रेशंस हैं। ब्यूरेट, पिपेट, फनल, बीकर, दीज आर कॉमन ग्लासवेयर विच आर यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आपको मैनुअली टाइट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो एक ब्यूरेट की ज़रूरत होगी, कॉनिकल फ्लास्क की भी ज़रूरत होगी, एक ब्यूरेट स्टैंड की भी ज़रूरत होगी यहाँ पे टू होल्ड द ब्यूरेट, ब्यूरेट को होल्ड करने के लिए। अगर आपको सॉल्यूशन फिल करना है, टाइट्रेंट फिल करना है, तो यहाँ पर हम फनल लगाएंगे, यहाँ फिल्टर पेपर लगाएंगे और विद द हेल्प ऑफ बीकर और विद एनी अदर सूटेबल कंटेनर यहाँ से ब्यूरेट को हम फिल करेंगे। ब्यूरेट में मार्किंग होती है, इसी मार्किंग में ये जो 1 ml, 2 ml, 3 ml ईच जो मार्किंग है वो रिप्रेजेंट करती है एक नंबर को, इसी को हम काउंट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को क्लासिफाई किया गया है एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, redox titration, and precipitation titration.
दीज आर द मेथड्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले हम चलेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन इज जनरली अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। दूसरा नाम है एसिड बेस टाइट्रेशन का, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। इसमें एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। सपोज NaOH हमारा बेस है प्लस HCl और वाटर रिलीज होता है और साल्ट बनता है NaCl। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, आल्सो नाउन एज एसिड बेस टाइट्रेशन। इट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज होते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, लाइक मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल रेड, फिनोफ्थलीन, टू इंडिकेट द एंड पॉइंट। कुछ थ्योरीज हैं जो एसिड बेस को एक्सप्लेन करती हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल थ्योरी। सेकंड इज अरेनियस। ब्रोंस्टेड थ्योरी। एंड फोर्थ इज लुईस थ्योरी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एसिड बेस थ्योरीज। एसिड और बेस के बिहेव को एक्सप्लेन करने के लिए एसिड बेस थ्योरी हैं, 4 थ्योरीज हैं। इसमें पहली जो थ्योरी है वो है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी। सेकंड जो थ्योरी है अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी। थर्ड ब्रोंस्टेड थ्योरी। एंड फोर्थ लुईस कॉन्सेप्ट। इसको लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस थ्योरी भी बोलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। According to traditional theory, acids are those substances which are sour in taste. एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। According to traditional theory, acids are those substances having pH less than 7. इनका जो pH होता है वो 7 से कम होता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी। वो होते हैं एसिड। एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। रिएक्ट विद मेटल टू रिलीज
हाइड्रोजन। यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, सपोज यहाँ मैंने HCl का एग्जाम्पल लिया है। HCl जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है और जिंक क्लोराइड बना रहा है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी, बेस, व्हाट आर बेस? बेस क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी, बेस आर दो सब्सटेंसेस which are bitter in taste. जो टेस्ट में बिटर होते हैं वो बेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी, बेस आर दो सब्सटेंसेस विच हैव pH मोर देन 7, जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है, वो होते हैं बेस। बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं। रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। ये सब ट्रेडिशनल थ्योरी के कॉन्सेप्ट है, जो पुराने समय में जो थ्योरी आ रही थी। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेस react with acid to form salt and water. See here, when NaOH, which is base, when react with HCl, it will form NaCl, sodium chloride as salt, and water. एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं। बेस जस्ट इसका अपोजिट है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। ये थी ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी के बाद आई एरेनियस थ्योरी, क्योंकि ट्रेडिशनल थ्योरी जो थी एसिड बेस के बिहेव को इसने ब्रॉडली एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद एरेनियस का कंसेप्ट आया। अरेनियस कॉन्सेप्ट कह लो या अरेनियस थ्योरी कह लो, एक ही बात है। अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स एंड बेस आर दो सब्सटेंसेस which when dissolved in water release hydrogen ion and hydroxyl ion. Acid are those substances which give hydrogen ion when dissolved in aqueous media. Aqueous media. Aqueous media का यहाँ मीनिंग है वाटर से। एक्वस शब्द जो होता है, एक्वस वर्ड जो होता है वो पानी के लिए यूज किया जाता है। मतलब एसिड वो सब्सटेंसेस है जब उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे। यहाँ मैं एग्जाम्पल लूँगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट एसिड का HCl, एसिटिक एसिड। जब इनको वाटर में ऐड करेंगे तो HCl जो है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ देखिए, एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस मीडिया। ये हमारा एक्वस मीडिया है, उसके अंदर हमने HCl को ऐड किया है, उसके अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो गया है। इसी तरह एसिटिक एसिड जो है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हुआ है। अरेनियस कंसेप्ट ने बेस को किस तरह से डिफाइन किया? उन्होंने बताया कि बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं कि एक्वस मीडिया में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं।
According to Arrhenius concept, base are those substances when dissolved in water give OH आयन। बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। NaOH यहाँ एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब उसको एक्वस मीडिया मीनिंग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, आयनों में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ये था अरेनियस कंसेप्ट। अरेनियस कंसेप्ट की एक सबसे बड़ी जो वीकनेस थी, जो ड्रॉबैक था, जो लिमिटेशंस थी, वो ये थी कि मीडियम एक्वस होना चाहिए। लिमिटेशंस of Arrhenius concept. Limitations of Arrhenius concept. First, media should be aqueous. मीडिया एक्वस होना चाहिए, मीन्स नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट हैं उनमें तो ये एसिड और बेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती ये थ्योरी। सेकंड, अब जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, उसके बिहेव को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 के पास हाइड्रोजन आयन नहीं है लेकिन फिर भी ये एसिडिक बिहेव करता है, एसिडिक नेचर का है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बिहेव को भी एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल रही। अमोनिया जो कि बेसिक नेचर का है, उसके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है लेकिन उसके बिहेव को भी एक्सप्लेन करने में ये अरेनियस कंसेप्ट फेल रहा। इसके बाद आया ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रोंस्टेड। या ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं और ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और थ्योरी एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयन और विच डोनेट हाइड्रोजन आयन when dissolved in a media. Acids are H plus or hydrogen ion donor according to Bronsted concept. Base are hydrogen ion acceptor. जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस, और जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं मींस प्रोटॉन को जो डोनेट करते हैं वो होते हैं एसिड। ब्रोंस्टेड का अरेनियस से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ एक ही बात आती है कि इन्होंने मीडिया एक्वस होना कोई ज़रूरी नहीं बताया। अरेनियस का कॉन्सेप्ट में ये था कि मीडिया एक्वस होना चाहिए, लेकिन ब्रोंस्टेड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आयन डोनर को एसिड बोला गया है और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर को बेस बोला गया है। इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस रही हैं। लिमिटेशंस ये थी कि
CO2 का जो एसिडिक बिहेवियर है, CO2 का जो एसिडिक बिहेवियर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट could not explain the acidic behavior of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एसिडिक बिहेव को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसा कि अरेनियस थ्योरी में था, उसमें भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में बताया गया था। यहाँ भी हाइड्रोजन आयन डोनर को एसिड बताया गया है ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ने, लेकिन CO2 के पास तो हाइड्रोजन आयन है भी नहीं, तो इसलिए इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो एल्युमिनियम क्लोराइड के एसिडिक बिहेव को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एल्युमिनियम क्लोराइड का जो बिहेव है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट आया लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस ने अरेनियस और ब्रोंस्टेड से हटकर ये बताया कि एसिड जो होता है वो होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। एसिड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर। एंड बेस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर। मतलब जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट कर सकते हैं तो वो बेस हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड हैं। यहाँ एग्जाम्पल लूँगा अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर सकता है, यह एक्ट एज बेस। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो होता है एक्ट एज एसिड की तरह काम करता है। अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के ये मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ बना रहा हूँ। नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 3 ये बॉन्ड करके हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है अमोनिया में। इसी तरह बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है BF3, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अमोनिया डोनेट कर सकता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन से, जो फ्लोरीन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बोरॉन है ये सेक्सेट फॉर्म में है, इसका जो ऑक्टेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर इसकी अमोनिया के साथ हम रिएक्शन कराएं तो इस तरह से आप देखोगे ये जो लोन पेयर हैं ammonia is boron trifluoride. Ammonia act as base and boron trifluoride act as acid. जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस तरह से अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ, लोन पेयर डोनेट करने के बाद।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन लुईस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के बीच जो बॉन्डिंग होती है वह कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। लिमिटेशन लुईस कॉन्सेप्ट की ये थी कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लुईस कॉन्सेप्ट cannot explain the strength of acid and base। ये कुछ थ्योरीज थी जो एसिड और बेस के बिहेव को एक्सप्लेन करती हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे थ्योरीज जो कि इंडिकेटर के बिहेव को एक्सप्लेन करती हैं। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें हमने इंडिकेटर के बिहेव को और एसिड और बेस के बिहेव को भी चेक करना है। तो इंडिकेटर के बिहेव को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज आई थी, एसिड बेस जो इंडिकेटर हैं। एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी में पहली आती है ओस्टवाल्ड थ्योरी। सेकंड जो थ्योरी है रेजोनेंस थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी एंड रेजोनेंस थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी ओस्टवाल्ड थ्योरी है, ये साइंटिस्ट थे डब्ल्यू ओस्टवाल्ड। उन्होंने दिया था, ये पहला कॉन्सेप्ट है जो एसिड बेस इंडिकेटर के बिहेव को एक्सप्लेन करता है। which explain first theory which explain the behave of acid and base। ये पहली ऐसी थ्योरी थी जो एसिड और बेस इंडिकेटर के बिहेव को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिकेटर आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी indicator give different color in ionized and unionized। इंडिकेटर जो है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अलग अलग कलर देते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल लूँगा फिनोफ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज का ओस्टवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके बिहेव को एक्सप्लेन करने के लिए। फिनोफ्थलीन को मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ HIN से। फिनोफ्थलीन जो है वीक एसिड है। एसिड अभी मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन डोनर आर एसिड। तो फिनोफ्थलीन के लिए IN मीन्स इंडिकेटर, H प्रोटॉन डोनेट करने वाला, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन जब डिसोसिएट होगा तो ये H प्लस और IN नेगेटिव में डिसोसिएट होगा।
अगर हमारा मीडियम एसिडिक है, अगर हमारा मीडियम एसिडिक है, देखो एसिडिक मीडियम में कैसे बिहेव करेगा फिनोल्फ्थालीन, यहाँ देखने वाली बात है। एसिडिक मीडियम में जो एसिडिक मीडिया है वो डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है कि किस तरह से फिनोल्फ्थालीन एसिडिक मीडिया में एक्ट करेगा। डिसोसिएट होने के बाद फिनोल्फ्थालीन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ कॉमन हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोजन आयन दोनों रिएक्शन में कॉमन है, तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन को बैकवर्ड दिशा में लेके जाता है। मीन्स इस कंडीशन में आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल्फ्थालीन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आयन हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस वीक जो फिनोल्फ्थालीन वीक एसिड है इसके आयोनाइजेशन को कम करेगा और रिएक्शन जो है बैकवर्ड दिशा में जाएगी, बैकवर्ड साइड में जाएगी और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में फिनोल्फ्थालीन आ जाएगी। फिनोल्फ्थालीन एसिडिक मीडिया में क्या आएगी? अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आएगी। और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में फिनोल्फ्थालीन जो है कलरलेस होती है। ओस्टवाल थ्योरी यही कह रही है कि आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इंडिकेटर डिफरेंट कलर देते हैं। अगर मैं यहां बेस मीडिया जो बेस लेता हूं, तब देखिए अगर हमारा मीडिया बेस है, तब क्या होगा? बेस की प्रेजेंस में यहां पर ये जो फिनोल्फ्थालीन से हाइड्रोजन आयन निकले हैं और बेस से जो OH आयन निकले जो रिलीज हो रहे हैं, ये आपस में मिलके वाटर बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। इसको कंपनसेट करने के लिए रिएक्शन जो है फॉरवर्ड दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड होगी, मतलब आगे जाएगी, बैक नहीं आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ये हाइड्रोक्सिल आयन के साथ अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसको कंपनसेट करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। मींस फिनोल्फ्थालीन का आयोनाइजेशन होगा। तो बेसिक मीडिया में फिनोल्फ्थालीन क्या होता है? आयोनाइज्ड होता है। यहां पर मैं लिख दूंगा एक पॉइंट, आयोनाइज्ड फॉर्म। बेसिक मीडिया के अंदर फिनोल्फ्थालीन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है और कलर प्रोड्यूस करता है। इसका जो बेसिक मीडिया में कलर आता है वो आता है पिंक। ओस्टवाल थ्योरी आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म के बारे में बताती है इंडिकेटर की। नेक्स्ट है रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी भी एसिड और बेस इंडिकेटर के बिहेव को एक्सप्लेन करने के लिए है। रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इंडिकेटर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये टोटोमेरिक फॉर्म में रहते हैं। दे आर इन टोटोमेरिक फॉर्म।
टोटोमेरिक फॉर्म मीन्स आइसोमर होते हैं ये एक दूसरे के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी इंडिकेटर की दो फॉर्म होती हैं। टू फॉर्म ऑफ इंडिकेटर आर फर्स्ट इज बेंजेनॉइड फॉर्म, BEN बेंजेनॉइड फॉर्म, एंड सेकंड इज क्विनोनॉइड फॉर्म। इन दोनों फॉर्म में इंडिकेटर अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन इन एसिडिक मीडिया, एसिडिक मीडिया में क्विनोनॉइड फॉर्म से बेंजेनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्विनोनॉइड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाती है बेंजेनॉइड फॉर्म में, बेंजेनॉइड फॉर्म में। क्विनोनॉइड फॉर्म जो होती है इस तरह से होती है, एंड बेंजेनॉइड में बेंजीन न्यूक्लियस होता है और कलरलेस मीन्स कोई कलर शो नहीं करती। यहाँ फिनोफ्थलीन की बात कर रहा हूँ मैं कि एसिडिक मीडिया के अंदर फिनोफ्थलीन क्विनोनॉइड फॉर्म से बेंजेनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होके कलरलेस हो जाती है। इन बेसिक मीडिया फिनोफ्थलीन convert into quinonoid form, quinonoid form from benzenoid form. And give pink color. ओके स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एसिड बेस जो टाइट्रेशंस हैं वो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।